नमस्कार। जी, नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने मुखातिब हूँ। कुछ तकनीकी कारणों से बीच में हम लोग डिस्कनेक्ट हुए और ये तकनीक जो है लेखकों के लिए खासी चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है। नमस्कार, माफ़ कीजिए। तकनीक की वजह से कुछ अवरोध आया और एक बार मैं फिर शुरू करता हूँ कि हम लोग इस पेज के माध्यम से, जन सुलभ पुस्तकालय इस पेज के माध्यम से पहले भी मैं आपसे बात कर चुका हूँ और ये सप्ताह जो है हम लोग अपने हिंदी के दो बड़े दिग्गज लेखक जिन्होंने ख़ास तौर से कथा साहित्य में कुछ ऐसा जोड़ा जो उससे पहले हम नहीं देखते थे, और एक टर्निंग पॉइंट कहें तो निर्मल वर्मा जी को और राजेंद्र यादव जी को हम लोग याद कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं राजेंद्र यादव जी से जुड़े कुछ संस्मरण, उनके संपादकीय पर कुछ बातें और कुछ आपके अपने हमारे दिल में जो उनके लिए जो सम्मान है, जो प्यार है, उससे जुड़ी कुछ बातें साझा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि राजेंद्र जी किसी एक पीढ़ी के लेखक नहीं थे। वो हिंदी में जब आए तो जिस पीढ़ी से उनका वास्ता हुआ, तो अ, तब से लेके आज तक जी, अक्टूबर माह है, ये स्मृति सप्ताह हम लोग मना रहे हैं, तो इसमें हम लोग राजेंद्र जी को याद करते हुए बात कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि वो किसी एक जनरेशन के लेखक नहीं थे, बल्कि मैं कहूँ कि वो कुछ ऐसी जनरेशन्स के लेखक थे जो भविष्य की हैं और उनको एक भविष्य के लेखक की तरह हम देखते हैं। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जिस तरह से उनका लेखन प्रारंभ हुआ और कहानियों से उन्होंने शुरुआत की, बहुत कम लोग जानते हैं कि उससे पहले उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी। और ख़ास तौर से एक पक्ष जो बहुत कम बात होती है राजेंद्र जी के बारे में, वो ये कि राजेंद्र जी को शायरी का बहुत शौक़ था और मतलब उर्दू और हिंदी के बड़े शायरों को वो पढ़ा करते थे। और आप अगर देखें तो कई बार गालिब से लेके साहिर तक और मजरूह सुल्तानपुरी साहब कई बड़े शेर जो है बड़े मौके पे वो कोट करते थे। दूसरी चीज़ जो उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कम बात होती है, वो मैं कहूँ तो वो है उनके उनके संस्मरण। उनके पास अनुभवों का और यादों का ऐसा खजाना था, क्योंकि लिखने पढ़ने के अलावा जो उनके स्वभाव में मिलना जुलना, दोस्त बनाना और जो यारबाशी थी, वो बहुत यारबाश आदमी थे। तो वो बहुत अनुभव उनके जो थे, तो वो कभी उस पर बात नहीं होती कि संस्मरणों के तौर पे बहुत बात होनी चाहिए। जब भी उनसे मिलें आप, तो निश्चित ही कहानीकार थे तो कहानी पे बात होती थी, संपादक थे तो संपादन पे बात होती थी, लेकिन हर मुलाकात में वो कोई ना कोई एक संस्मरण जरूर सुनाते थे। और ऐसे कई संस्मरण अपनी जो विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन होता है उसकी यात्रा का मजरू साहब के साथ, या कमलेश्वर जी के साथ, या अपने समकालीनों में निर्मला जी के साथ, या मन्नू जी से जुड़ी कोई बात, तो वो हमेशा आप जब चाहते थे तो बजाय इतिहास की बात करने के, बजाय बहुत एकेडमिक लेवल पे संपादन की बात करने के, वो जीवन से जुड़े किसी ऐसे संस्मरण से अपनी बात शुरू करते थे कि लगता था कि हाँ, ये बात जोड़ देती थी अचानक आपको। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो किसी एक पीढ़ी के लेखक नहीं थे, वो इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग जब उनसे मिले तो उनका एक ऑरा था, एक नाम था, और एक कथाकार के तौर पे, कहानीकार के तौर पे, एक संपादक के तौर पे एक बड़ा नाम था। लेकिन जब आप ये सब चीज़ें उनके बारे में सुनी सुनाई बातें थीं, कुछ सच्ची कुछ झूठी कुछ अफवाहें, तो हर आदमी जब उनसे मिलता था तो एक मन में एक फियर हमेशा रहता है कि हम इतने बड़े आदमी से मिल रहे हैं, वो क्या पूछेगा, क्या बताएगा, आप क्या बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात उनके व्यक्तित्व में ये थी कि जब आप उनसे रूबरू होते थे तो वो आपको छोटा नहीं महसूस होने देते थे। वो आपके महत्व को निकाल के आपके सामने रख देते थे। आपसे किसी जरूरी विमर्श पे, किसी बड़े डिस्कोर्स पे वो आपसे कुछ सवाल पूछते थे। ये उनका एक अंदाज था। जो भी उनके जहन में चल रहा होता था, वो बहुत आइसोलेटेड इंटेलेक्चुअल नहीं थे, वो एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे, एक जनता के, एक समाज के बुद्धिजीवी। अगर कोई सवाल उन्हें मथ रहा है, कोई समस्या उन्हें मथ रही है, कोई घटना समाज में ऐसी घटी है, राजनीति में या समाज में या दुनिया में,
तो वो उस पर प्रश्न करते थे, और वो हर वर्ग के व्यक्ति से प्रश्न करते थे, हर प्रोफेशन के व्यक्ति को अप्रोच करते थे। तो उनका जो एक तरह से डाटा बैंक कहिए, उस तरह से रिसर्च कहिए, जो शोध होता था, वो शोध केवल एकेडमिक शोध नहीं होता था। जब वो लिखते थे उस पे चीज़ पे, तो दसियों लोगों से फ़ोन करना, उन्हें बुलाना, उनके संग बातचीत करना, और उस सब से मिला के वो एक अपनी राय कायम करते थे। ये उनके अंदर बहुत बड़ी बात थी। तो जब हम लोग कई बार जाते थे और ऐसा सवाल वो हमारे सामने पूछते थे, तो लगता था कि हम लोग तो इस पर एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारी उम्र का एक व्यक्ति उस बारे में क्या सोचता है ये उन्हें पता चल जाता था। इस महिला कथाकारों में, इस कथाकारों में जो भी लोग उनसे मिलने जाती थी कहानी के लिए, आपने अपनी कहानी दी, उस समय ईमेल वगैरह का ज़्यादा चलन नहीं था, तो लोग पोस्ट से भेजते थे या मिल के अपनी कॉपी देते थे। तो उस कहानी के अलावा वो पूछते थे जो भी कंटेम्प्रेरी टाइम में जो इश्यू चल रहा होता था, तो उनका सीधा सवाल होता था कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, या आप इसके बारे में क्या सोचती हैं। आदमी सकते में कि यार हमसे राजेंद्र यादव जी जैसा एक बड़ा आदमी ये पूछ रहा है। इससे क्या होता था कि उनसे एक कनेक्ट बनता था, और इसी तरह हर आदमी से आप जिससे भी राजेंद्र जी की बात करेंगे, वो राजेंद्र जी का जो एक सामान्य ऑरा है, एक नाम है, उससे अलग उसके पास एक अपने हिस्से के अपने एक व्यक्तिगत राजेंद्र यादव हैं। अभी हमारे अभिषेक कश्यप जी हैं, उन्होंने संस्मरण लिखे हैं, गॉडफादर के नाम से उनकी किताब आ रही है, तो वो राजेंद्र यादव जी से जुड़े हुए संस्मरण हैं। अजय नावरिया ने जब वो नहीं रहे तो एक श्रृंखला लिखी थी, इन दिनों एक पत्रिका आती थी उनमें, तो उनके संस्मरण अलग हैं। गीता श्री ने अपने तरीके से राजेंद्र जी को याद किया है। मैत्रेयी पुष्पा जी ने, ये सफ़र था कि मकाम था, अपनी किताब में राजेंद्र जी को अलग तरीके से याद किया है। ऐसी ऐसी बड़ी श्रृंखला है। अभी एक दिन उर्मिलेश जी की एक किताब में देख रहा था फेसबुक पे, उन्होंने राजेंद्र जी को अलग तरीके से याद किया है। तो एक व्यक्तित्व जो सार्वजनिक व्यक्तित्व है, जिसे हम सब जानते हैं, उसके व्यक्तित्व का एक हिस्सा तो वो है जो दुनिया जानती है, लेकिन वो हर व्यक्ति से एक व्यक्तिगत संबंध बनाना, उसे निभाना, और उसको ये महसूस कराना कि उसके और उनके बीच में भी एक ऐसी बौद्धिकता का एक जुड़ाव, एक बॉन्ड है। आप फ्रैंक हुजूर से बात करेंगे तो वो अलग तरीके से बात करेगी, आप मुक्ता से बात करेंगे तो वो अलग तरीके से बात करेगी। और ये केवल साहित्य के लोग नहीं थे, ये साहित्य से बाहर की दुनिया के लोग भी थे, और वो लोग मतलब आश्चर्य करते थे कि एक व्यक्ति जो साहित्य का है, जो लेखक है, कहानीकार है, उसे दूसरी दुनिया के बारे में कितना मालूम है, और वो दूसरी दुनिया के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे, चाहे वो वॉर का मामला हो, मिलिट्री का मामला हो, मेडिकल साइंस का मामला हो। अपडेटेड रहना एक होता ना कि एक व्यक्तित्व जो है उनका एक अपडेटेड रहने वाला व्यक्तित्व था, आज क्या हो रहा है उससे जुड़ के चलने वाला व्यक्तित्व उनका था। और इसीलिए शायद मैं कह रहा हूँ कि वो जो जनरेशन्स उनके सामने लिख रही थी, पढ़ रही थी, उनके अपने हम उम्र जो लोग थे उनके तो लेखक थे ही, वो साथ ही साथ उनके भी लेखक थे जो जनरेशन्स आ रही थी या आने वाली थी, जो भविष्य की बात थी। और किस तरह से वो जुड़ते थे उससे मैं अपनी एक व्यक्तिगत अपने अनुभव या कहें कि संस्मरण से जोड़ना चाहता हूँ कि जब मेरा पहला कहानी संग्रह आया, हनियाँ तथा अन्य कहानियाँ, तो उससे पहले मेरी कोई कहानी कहीं पे छपी नहीं थी। और चूंकि मैं मतलब साहित्य या कहानी की उस तरह की दुनिया जो पत्र पत्रिकाओं में छप के बनती है उससे अलग था, पत्रिकाएं मैं पढ़ता था। तो उस दौरान जब मेरा संग्रह छपा, और वो संग्रह सबसे पहले किसी के हाथ, मित्र के हाथ लगा, उसने संजीव जी को दिया, संजीव जी ने पढ़ा, संजीव जी उन दिनों कार्यकारी संपादक थे, उन्हें वो कहानियाँ बहुत अच्छी लगी। उसके बाद उन्होंने वो संग्रह जो है राजेंद्र जी को पढ़ने को दिया, और राजेंद्र जी ने वो पढ़ा। अब मेरे जैसा उस समय कोई गुमनाम लेखक, किसी की पत्रिका में मेरा कोई कुछ कहानी नहीं छपी, कोई समीक्षा नहीं, उन्होंने पूरा संग्रह पढ़ा, उनके हाथ जब पहुंचा, और पढ़ने के बाद मतलब एक मामूली सा दिन मैं अपना काम करके चला आ रहा था और उनका फ़ोन आता है कि हेलो, मैं राजेंद्र यादव बोल रहा हूँ। और हमारे तो सपने में भी नहीं कि हमारी किताब राजेंद्र जी तक पहुँचेगी और वो पढ़ेंगे और उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। मेरे जैसा होता है कि मेरे मुँह से निकला, कौन राजेंद्र यादव? तो उन्होंने कहा, हंस का संपादक राजेंद्र यादव बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा अरे सर, मैं पहचाना नहीं, मुझे मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप कॉल करेंगे। और ही सेड कि मैं हंस का संपादक राजेंद्र यादव बोल रहा हूँ। बोले दिल्ली में रहते हो, कहानियाँ लिखते हो, राजेंद्र यादव नहीं जानते? मैंने नहीं, मैं जानता हूँ, हंस पढ़ता हूँ,
लेकिन मेरे मोबाइल पे आपका फ़ोन आएगा ये मैं सोच भी नहीं सकता था। और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी कहानियाँ पढ़ी और आओ मिलो। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता आपका घर। तो बोले संजीव को जानते हो? मैंने कहा हाँ, संजीव जी से मेरी मुलाकात है। तो बोले संजीव जी के साथ आप घर आइए। संजीव जी के साथ हम गए और पहली बार राजेंद्र यादव को मंच से इतर हमने रूबरू फेस टू फेस देखा, उनसे बात की। बात शुरू हुई और जिस तरीके से उन्होंने हनिया पे, तितली पे, गुब्बारा पे और संग्रह की कहानियों पे बात की, तब मुझे एहसास हुआ कि इस आदमी के लिए मायने नहीं रखता कि मैं नया लेखक हूँ, पुराना हूँ, बड़ा हूँ, छोटा हूँ। इनके लिए मायने रखता है कि कहानी क्या कह रही है, कंटेंट क्या है। और मेरा पहला संग्रह था तो पढ़ा, हर कहानी पे बहुत विस्तार से बात की। और एक बहुत ऐसा मतलब तार कहें कि जुड़ा हमारे बीच। मैंने कहा कि मैं झांसी का हूँ, बुंदेलखंड का हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं भी झांसी में रहा हूँ। मैंने कहा आप झांसी कहाँ रहे रहे होंगे? तब उन्होंने बताया कि उनके पिताजी झांसी में, ये बहुत कम लोग जानते होंगे जो बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि झोकनबाग एक अस्पताल है, उस अस्पताल में वो पोस्टेड थे, डॉक्टर थे। और उसमें उनको बंगलो मिला हुआ था। और उस बंगलो की जो छत पे बैठ के बोले झांसी के बारे में मुझे जब भी याद करता हूँ तो दो बातें याद आती हैं। मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि एक वहाँ कबूतरबाजी बहुत होती थी। वहाँ के लोग उन दिनों में जब मैं रहता था झांसी, तो कबूतर बहुत उड़ाते थे। आज भी उड़ाते हैं क्या? मैंने कहा हाँ जी, कबूतरबाजी वहाँ आज भी बहुत है। और एक ख़ास कुछ इलाके हैं जैसे खुशीपुरा है और दो तीन इलाके हैं हमारे यहाँ, पुराना ताजिया का मोहल्ला है वहाँ, तो वहाँ कबूतरबाजी आज भी बड़े चांद से होती है। दूसरी चीज़ वो उन्होंने कहा कि हॉकी का मुझे बहुत शौक था और वहाँ झांसी में जाके मुझे हॉकी का वातावरण बहुत अच्छा मिला। तो मैं साइकिल चलाता था उन दिनों और हॉकी खेलने जाया करता था। तो उसी में उन्हें चोट भी लगी थी पैर में, तो फिर बाद में उनकी हॉकी खेलना बंद हो गया था। तो कोई दो चीज़ें ये उन्होंने बताई। और दो शौक जो उनके बहुत निजी थे, जिस पे बहुत कम बात होती है। राजन जी के पैर में तकलीफ़ रही, सब जानते हैं कि उनको पैर में चलने में थोड़ी असुविधा होती थी। लेकिन साहब एक समय था 14 साल से पहले की उम्र का, ये उन्होंने मुझसे शेयर किया और बताया जब हम लोग बहुत फ्रैंक हो गए आपस में। तो उन्होंने कहा कि मुझे दो शौक थे बहुत, एक साइकिल चलाने का और एक हॉकी खेलने का। और चूंकि चोट लगने के बाद जब ये पैर की चोट लगी, फिर हील नहीं हुई और बिगड़ती चली गई, तो ये दोनों चीज़ें मुझसे छूट गई। तो जब ये दोनों चीज़ें छूट गई तो मुझे लगा कि अब क्या किया जाए, समय बीतेगा कैसे? ना तो मैं हॉकी खेल सकता हूँ और ना मैं साइकिल चला सकता हूँ। तो तीसरी चीज़ जो मुझे समझ में आई कि वो मैं कर सकता हूँ, मुझे और क्या अच्छा लगता है, तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। और चूंकि पैर में आराम देना था तो पैर को सीधा रखना था, एक जगह बैठना था। तो उन दिनों में झांसी चला गया और उन दिनों मैंने पुस्तकालय से तमाम किताबें इकट्ठी कर ली। नमस्ते नीलिमा जी। तो वो, उनको जब लगा कि चोट लग गई और अब हॉकी नहीं खेल सकते, साइकिल नहीं चला सकते, तो क्या करें? तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया और तमाम किताबें उन्होंने इकट्ठी कर ली साहित्य की। और वो उनके साहित्य का, जैसे कि होता है ना कि साहित्यकार की निर्मिति, वहाँ पे वो किताबें इकट्ठी हुई और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि जब मैं जिस बंगलो में रहता था झांसी में, तो मेरे पीछे एक स्कूल था, इंटर कॉलेज था, विपिन बिहारी इंटर कॉलेज। तो बस मैंने कहा कि मैं उसी इंटर कॉलेज से मैं पढ़ा हुआ हूँ और कक्षा 6 से लेके 12वीं तक विपिन बिहारी इंटर कॉलेज का ही मैं छात्र रहा हूँ। तो वो जिस आप बंगलों की बात कर रहे हैं, जिस ग्राउंड की बात कर रहे हैं जिसमें क्रिकेट और हॉकी बच्चे खेला करते थे, और जो बिल्डिंग की बात करें वो सब मैंने देखी है। और कबूतरबाजी भी मैंने देखी है और वहाँ आज भी कबूतरबाजी होती है। तो उससे बड़ा कनेक्ट हुआ। बोले यार तुम तो अपनी जगह के आदमी हो। मैं तो सोचता था कोई झांसी वाला मिलेगा उससे पूछूंगा कि क्या अभी अभी भी लोग वहाँ पे उतनी शिद्दत से कबूतर उड़ाते हैं। तो इस तरह से वो एक बहुत जीवन से जुड़ी मामूली बातों से कनेक्ट बनाते थे। फिर उनका अगला सवाल था कि भाई तुमने इतनी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, संग्रह तुम्हारा आ चुका है, तो ये बताओ कि ये कहानियाँ संग्रह से पहले कहाँ छपी थी? तो मैंने बताया कि संग्रह से पहले कहीं भी नहीं छपी थी। और मैं तो इस संग्रह, मैं तो मतलब पत्रिकाओं में भेजने से डरता था, ख़ास तौर से हंस जैसी पत्रिका में आपको तो मैं पढ़ा भी नहीं सकता था, मुझे डर लगता था। तो मैंने अपना पूरा रजिस्टर जो है कहानी लिख के, फाइनल ड्राफ्ट जो है, मैं तो कविताएं छपवाने गया था और प्रकाशक ने पूछा कि हमें पता चला कि आप कहानियाँ भी लिखते हैं, तो मैंने उसको दिया और उसने छाप दिया और आज आपके सामने है। तब उन्होंने कहा कि कमाल किया यार तुमने, सारी कहानियाँ एक साथ जो है संग्रह में छपवा दी। अगर ये कहानी हनिया, तितली, गुब्बारा
या दुर्गा, ऐसी कहानियाँ अगर हंस में छपी होती या किसी साहित्यिक पत्रिका में छपी होती तो इनके बहुत पाठक होते। छप गई, और उस समय ये था कि भाई कहाँ। तब उन्होंने कहा कि अब सुनो, मैंने कहानियाँ पढ़ ली हैं, बहुत अच्छी हैं, इस कहानी इसके बाद अब तुम जो भी कहानी लिखो वो मुझे देना। और शायद मेरे अपने जीवन में लेखक बनने के उस चरण में वो एक टर्निंग पॉइंट था, एक बड़ा मकाम था कि राजेंद्र यादव कहें कि मैंने बहुत अच्छी लगी कहानियाँ, और अब जो लिखना तो वो अगली कहानी तो मुझे देना। और उसके बाद जो मैंने कहानी लिखी बदबू, वो मैंने हंस को भेजी, संजीव जी ने पढ़ी, संजीव जी ने उसको पास ऑन किया, अप्रूव किया, तो राजेंद्र जी ने पढ़ी और उनका फ़ोन आया। उस कहानी को पढ़ने के बाद जो पत्र आए और जो पाठकों की प्रतिक्रिया हुई, वो एक तरह से हम लोग की लेखक बनने की निर्मिति रही। उसके बाद जब दूसरी कहानी छपी, तो दूसरी कहानी में जो मैं भी अपने उनके संपादकीय में बात करने में कहूँगा कि वो लिखवा लेते थे। उस समय भुवनेश्वर का स्मृति सप्ताह चल रहा था और भुवनेश्वर जी के जीवन पे केंद्रित कुछ लिखना था, और मैंने उनके जीवन पे को और उनकी भुवनेश्वर जी की जो भेड़िए कहानी है उसको मिला के एक अपनी कहानी लिखी, परछाइयों के शहतीर। वो कहानी उन्हें इतनी पसंद आई कि राजेंद्र जी ने हंस में, जो हंस का रजत जयंती विशेषांक था, 25 साल पूरे हो रहे थे हंस के, तो अचानक से उस रजत जयंती विशेषांक से पहले एक अंक आया, तो उसमें 2-3 अंक पहले एक घोषणा आई और बाकायदा एक पूरे पेज का एक विज्ञापन आया कि उसमें रजत जयंती विशेषांक का विज्ञापन था और उसमें मेरा नाम था। मेरे दोस्तों ने फ़ोन करके बताया कि भाई रजत जयंती विशेषांक आ रहा है और उसमें तमाम बड़े कहानीकारों की कहानियाँ हैं और एक तुम्हारी भी कहानी है। तब मुझे लगा कि देखिए, ये राजेंद्र यादव थे, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था आपका कितना नाम है, आप नए हैं पुराने हैं, उनको फ़र्क पड़ता था कि आपने लिखा क्या है। और साहब वो कहानी रजत जयंती विशेषांक में छपी, परछाइयों के शहतीर उसका नाम था। उसमें असगर वजाहत की कहानी थी, किरण सिंह की कहानी थी, अरुण सफल की कहानी थी, अजय नावरिया की कहानी थी, और वो अंक काफ़ी चर्चित रहा, खूब चला। उसके बाद फिर तो एक सिलसिला चल पड़ा कि भाई जब भी कहानी लिखें राजेंद्र जी को भेजनी है, राजेंद्र जी पढ़ेंगे, समझाएंगे, और बातचीत होती थी कहानियों पे। उसके बाद उनसे जुड़ी अपनी और उनके बीच की एक बात मैं और बताना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं उस पे आऊँ, उस मकाम पे आऊँ जब वो हमें छोड़ के चले गए, और उस समय मैं एक ख़ास बात बताऊँ तो ये कि जिस रात वो हमें छोड़ के चले गए, जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो शायद साहित्य की दुनिया से मैं ही एक अकेला आदमी था जो उनके साथ था। अब शायद बहुत लोग ये जानते हों या ना जानते हों, लेकिन उस बात पे आऊँ मैं, वो बात मैं बताऊँगा आपको। उससे पहले दूसरी बात ये कि हंस में छपने का सिलसिला यूँ चला और तमाम कहानियाँ छप चुकी थी। इसी बीच एक 28 साल की बेहतरीन कहानियों का एक संग्रह अर्चना वर्मा जी के साथ संपादित किया, देहरी दीप के नाम से। और देहरी दीप के नाम से जब ये संग्रह आया तो उसमें 28 साल की बेहतरीन कहानियाँ, नमस्कार, बेहतरीन कहानियाँ थीं। तो उसमें पता चला कि मेरी भी एक कहानी है, और जब ये पता चला और उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनको धन्यवाद का तो कहना ही था, मैंने धन्यवाद कहा। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, तुम्हारी कहानी हंस की 28 साल की चुनी हुई कहानियों में है और उसमें तुम्हारी कहानी शामिल है, तुम्हें खुश होना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। कि नहीं, खुश नहीं हो तो कुछ बात है। तब मैंने उनसे कहा कि हाँ, मुझे ये लगा कि मेरी 5-6 कहानियाँ हंस में छपी हुई हैं, लेकिन आपने जो कहानी चुनी है वो दोपहर कहानी चुनी, जबकि उससे पहले ए गंगा तुम बहती हो क्यों जैसी कहानी वहाँ छप चुकी थी और जिस पे कई महीनों तक हंस में पत्राचार होता रहा, बातचीत होती रही थी। तो मैंने कहा बस इसी में मुझे थोड़ा असमंजस है कि आपने ये कहानी क्यों चुनी, जबकि मेरी 5 कहानियाँ छपी हैं और उसमें सबसे ज़्यादा चर्चित कहानी जो है वो ए गंगा तुम बहती हो क्यों रही। तब उन्होंने जो बात कही, वो बात मैं समझता हूँ कि एक संपादक की दृष्टि को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो मैंने समझी भी, सीखी भी और उसको गांठ बांध ली। उन्होंने कहा कि तुमने जो कहानियाँ लिखी उसमें ए गंगा तुम बहती हो क्यों निसंदेह बहुत चर्चित रही और पढ़ाई भी जाती है, और एक उसका अपना जगह है। लेकिन दोपहर जो कहानी है वो ऐसी कहानी है जो सिर्फ विवेक मिश्र लिख सकते थे, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन के एक ऐसे अंतरंग प्रसंग को उघाड़ती है, दिखाती है। दोपहर में जो घर, जो कोना, जो बातचीत आती है वो सिर्फ दोपहर में आती है और उसके चश्मदीद सिर्फ तुम हो। इसलिए ए गंगा एक ऐसी कहानी है कि वो एक रूढ़ी पे लिखी गई है, एक समाज की समस्या पे लिखी गई है।
कोई भी लेखक जो लिखना जानता है और साहस रखता है रूढ़ियों के खिलाफ लिखने का, वो ये कहानी लिख सकता था। तुम किस्मत वाले हो कि वो बात तुम्हें पता चली और तुमने साहस दिखाया और तुमने लिखी और वो चली। लेकिन अगर मुझे चुनना हो तो मैं दोपहर और ए गंगा में से दोपहर चुनूंगा। तब मुझे एक संपादक की दृष्टि का, नमस्कार मीना जी, स्वागत है। अमृता जी हमें सुन रही हैं। अमृता जी नमस्कार, स्वागत है। सचमुच राजेंद्र जी जैसा कोई नहीं, आज हम लोग इसी तरह बात कर रहे हैं उनको याद करते हुए। तो ये दूसरी बात थी। और इस तरह से एक दृष्टि उनके साथ विकसित हुई कि कहानी अच्छी वो नहीं है जिसे ज़्यादा लोग पढ़ लें। कहानी अच्छी वो भी नहीं है जो ज़्यादा चर्चित हो जाए, ज़्यादा लोकप्रिय हो, ज़्यादा संग्रहों में छपी हो। कहानी अच्छी वो है, एक लेखक की दृष्टि से, एक लेखक के लिए और संपादक के चुनाव की दृष्टि से, कि जिसको आपको ये लगे कि इस लेखक ने 10 कहानियां लिखी हैं, लेकिन एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ यही लेखक लिख सकता था और कोई दूसरा नहीं लिख सकता था, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं उसकी निजता उजागर होती है। और इसी से जुड़ा हुआ वो एक सूत्र बातों बातों में कई बार देते थे। तो वो ये कहते थे कि जो आप बताने को आतुर हो, कहानी वो नहीं है, बल्कि कहानी वहां है जो आप जीवन में छुपाए छुपाए फिर रहे हो। जो आप छुपा रहे हो, जब जिस दिन उसको उजागर करने का, उसको लिखने का साहस आपके अंदर आ जाएगा, मादा आपके अंदर आ जाएगा, आप कहानीकार भी होंगे, अच्छे कहानीकार भी होंगे, और वो कहानी आपकी बेहतरीन कहानी होगी और उसे पढ़ा भी जाएगा और याद भी किया जाएगा। और ये बात उनकी जो सीख थी वो मैंने समझी। और एक कहानी जो 20-22 साल से, जो शायद मेरी पहली कहानी होनी चाहिए थी और जिसे मैं स्थगित करता रहा, वो थी और गिलहरियां बैठ गईं। वो हंस में छपी थी। और जब मैंने उस दृष्टि से सोचना शुरू किया कि जीवन के वो पहलू जिन्हें हम किसी से नहीं बांटना चाहते, किसी से कुछ कहना नहीं चाहते, जिन्हें हम बहुत निजता में छुपाए रखते हैं, दरअसल हमारे जीवन की वो ग्रंथि ही हमारी एक कहानी बनती है। और वही साहस जब मैंने किया और वो और गिलहरियां बैठ गई लिखी, तो वो और गिलहरियां बैठ गई को बाद में रमाकांत मिला और बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत प्यार किया। तो ये उनकी दृष्टि थी जो एक लेखक की तरह उनके साथ रहते हुए मैंने देखी, सीखी और समझी। और अब वो बात कि इस तरह से राजेंद्र जी से जब हम लोग का वास्ता हुआ, तो धीरे धीरे उनसे उनके हम लोग संपर्क में आए, बातचीत होती थी, साहित्य भी होती थी। तो वो हर विषय पे बहुत खुल के बात करते थे। और मैं समझता हूँ 2013 की बात है, मध्य प्रदेश में जो नक्सलियों का एक बहुत बड़ा हमला हुआ था कांग्रेस के एक काफिले पे, और बहुत बड़ा हमला था, करीब 70-75 लोग मारे गए थे। तो बड़ा मीडिया में भी बहुत शोर था और बहुत दुखी लोग थे। तो हम लोगों को विचारधारा को लेके बहुत कड़वी बहस, एक दिन किसी बातचीत में शाम के समय हमारी मुलाकात हुई और बहुत कड़वी बहस उनसे उस घटना को लेकर हुई। नक्सल के मामले पर भी हुई, विचारधारा को लेकर भी हुई, और विचारधारा में हिंसा के प्रवेश को लेकर भी हुई। तो बहुत गंभीरता से उन्होंने मेरी बात को लिया। मुझे लगा कि ऐसी मामूली अनौपचारिक मुलाकात की बातचीत है, वो भूल गए होंगे। दूसरे दिन उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जो तुमने सवाल उठाए हैं वो बहुत गंभीर सवाल हैं और मैं उनके जवाब दे सकता हूँ। ऐसा नहीं, बहस ख़त्म नहीं हुई, मैं उनके जवाब दे सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप बताइए। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम सवाल लिख के लाओ और बाकायदे वो रिकॉर्ड वो लिख के लाओ और मैं उनके जवाब दूंगा। मैं उनके घर पहुंचा और जो सवाल हम लोगों ने बहस में एक दिन पूछे थे, वो सारे सवाल मैंने लिखे और एक के बाद एक उनके सारे जवाब बाकायदे तैयारी से उन्होंने दिए। तो एक नए लेखक की जिज्ञासाओं को कहिए, उसकी असहमतियों का कहिए, वो इतना सम्मान करते थे। और आपको आश्चर्य होगा कि जब उन्होंने वो जवाब दिए और मैंने बाद में वो उनके जवाब लिख के कंपाइल करके उनको दिया कि देखिए ये मेरे सवाल हैं और इसके बारे में ये आपके जवाब हैं, तो बोले ठीक है। उन्होंने पढ़े और मैंने वो जवाब जो है रिकॉर्ड कर लिए। तो बोले, उन्होंने कहा रिकॉर्ड क्यों किए? मैंने कहा आप बड़े संपादक हैं, कल को आप किसी बात से डिनाई कर देंगे तो लोग तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मेरा क्या होगा? तो ठीक है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो जवाब जो थे राजेंद्र यादव के, मेरे सवालों के जवाब, बोले ठीक है छोड़ दो और इन्हें कहीं मैं प्रकाशित करवाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। ठीक 1 महीने बाद पता चला कि राजेंद्र यादव ने मेरे सवाल और अपने जवाब जुलाई या अगस्त का अंक था 2013 का, उसके संपादकीय के रूप में छापे।
और मेरे लिए बड़ी बात थी, क्योंकि वो इतनी बड़ी घटना थी कि नक्सलियों के हमले में 75 लोग मार दिए जाते हैं। उसमें वो विद्याचरण जो शुक्ल जी जैसे बड़े बड़े नेता होते हैं अभी, तो वो बड़े नेता थे कांग्रेस के, और बड़ा नरसंहार था वो नक्सलियों द्वारा। तो एक बड़ी बहस उस समय खड़ी हुई थी, और आप देखेंगे उस अंक में, और वो पूरा का पूरा साक्षात्कार जो कहिए वो उन्होंने संपादकीय के रूप में छापा। तो ये जगह देने का साहस मैं समझता हूं उनके समकालीन संपादकों में नहीं था। ये साहस असहमतियों को सुनने का, उन पर बहस करने का, तीखी बहसें करने का, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उम्र में उनसे कितने छोटे हैं या आप कम एक्सपोज लेखक हैं, आपको लेखक के रूप में आपका उस समय नाम नहीं है, आप पूछ सकते थे उनसे। और उन्होंने जवाब दिया और वो हंस के संपादकीय के रूप में छपा। उसके रेफरेंस में जनसत्ता तक में और जगहों पे पत्रों में बातचीत हुई। तो ये राजेंद्र यादव की कल्ट थी, इसलिए वो अपने तरीके के विशेष लेखक बनते थे। ये एक चीज़। ये इसी तरह उनसे जुड़ा एक संस्मरण और याद आता है। मेरी एक कहानी को लेके कुछ विवाद हुआ था, और उस कहानी को लेके जब विवाद हुआ और सब लोग ये मानते थे कि, तो लोगों को उत्सुकता थी कि भाई राजेंद्र यादव किसके पक्ष में लिखेंगे, किसके विपक्ष में लिखेंगे। मैं खैर उस प्रसंग में नहीं जाना चाहता, लेकिन राजेंद्र यादव ने पूरे प्रकरण पे बाकायदे, उस समय मैं कहीं बाहर की यात्रा पे था, तो जब मैं लौटा तो मुझे पता चला कि राजेंद्र यादव ने मेरी कहानियों को लेके और उस पूरे प्रसंग को लेकर संपादकीय लिखा है। लेकिन उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनके करीबी हैं या आप उनके दूर हैं। उन्होंने अपने तरीके से ऑब्जर्वेशंस लिए, अपनी तरह से उसका संज्ञान लिया, और उन कहानियों को केंद्र में रख के पूरा एक संपादकीय उन्होंने हंस में लिखा। तो ऐसे थे राजेंद्र यादव। उनसे आप तटस्थता सीख सकते थे, उनसे आप इंटेलेक्चुअल ओपननेस भी सीख सकते थे, और जो एक रुथलेसनेस होती थी, एक इंटेलेक्ट में होती है कि आप सच को उघाड़ने के लिए किसी भी हद तक बहस में जा सकते हैं, और उसमें सहमति भी हो सकती है, असहमति भी हो सकती है। तो ये होती थी, और जब वो असहमत होते थे, कई बार उनकी बात गलत होती तो उसे स्वीकारते भी थे। ये बहुत कम इंटेलेक्चुअल्स में ये बात देखने को मिलती है। और अब वो अंतिम बात कि उनके जीवन के तमाम प्रसंग रहे, उसमें अंतिम उनका स्वास्थ्य खराब रहा, और एक दिन वो रात आई जब वो हमें छोड़ के चले गए, 28 तारीख। और उस समय उनके जो सहयोगी थे किशन, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप आइए। मैंने कहा मैं आऊँगा घर पे, फिर लेके जाऊँगा, इसमें देर होगी। आप ऐसा करो कि उनको सीधा अस्पताल लेके जाओ। और वो मैक्स वैशाली जो है उस अस्पताल में, वो मैक्स पटपड़ वहाँ पे वो लेके उनको गए, और पीछे पीछे मैं भी पहुँचा। और जब मैं पहुँचा तो जिस तरह से आईसीयू में उनको वो ईसीजी लगा हुआ था, और जस्ट क्षण भर पहले उनका ईसीजी जो है वो फ्लैट हो गया। डॉक्टर ने उनकी कलाई से घड़ी उतारी, और उनके अंतिम क्षण में वो घड़ी उसने मुझे हाथ में पकड़ाई। मेरे हाथ में उनकी घड़ी थी, मैंने संस्मरण में लिखा भी है, वो चल रही थी, और देखते देखते मेरे सामने ईसीजी जो है फ्लैट हो गया था। बाहर किशन था, उसे आभास भी था, मालूम भी था कि राजन जी अब हमारे बीच नहीं हैं। रचना जी से संपर्क हुआ। रचना जी को मैंने नहीं बताया कि राजन जी हमें छोड़ के चले गए। मैंने यही कहा कि हाँ सीरियस हैं और ये लोग कोशिश कर रहे हैं, आप आइए, क्योंकि रचना जी बहुत दूर रहती हैं। ये भी एक कंसर्न था कि मन्नू जी भी अकेली रहती हैं, अगर ये सूचना एकदम से बाहर जाती है तो कहीं मन्नू जी को पता चले और उनकी भी तबीयत ख़राब है तो उनको कहीं और ज़्यादा उसके आघात ना उस तरह पहुँचे। तो ये तय हुआ कि पहले रचना जी अस्पताल पहुंच जाएं, फिर कोई एक व्यक्ति मन्नू जी के पास पहुंच जाए, तब हम लोग इस हादसे को, इस घटना को, हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति थी, तब हम इस बात को किसी को बताएं। तो आप विश्वास नहीं कर सकते, मैं आज शब्दों में कह नहीं सकता, वो 1 घंटा जब राजेंद्र जी हमारे बीच नहीं थे और किसी को नहीं पता था कि एक कथाकार, हिंदी एक भाषा का, इतनी बड़ी भाषा का इतना बड़ा कथाकार, इतना बड़ा संपादक अब हमारे बीच नहीं है, और वो चले गए। और वो 1 घंटा किसी से मैं शेयर नहीं कर सकता था। हम लोग अस्पताल के बाहर बैठे थे, मैं था, किशन था, और एक और उनके साथी शायद दुर्गा। जब तक रचना जी आ नहीं गई तब तक वो 1 सवा घंटे वो खबर केवल हम 2-3 लोगों को सालती रही। जब रचना जी आई, उनको समझाया गया, बताया मैंने, और जब वो गई तब
वो समझ गई कि शायद ये घटना तो कुछ देर पहले ही हो चुकी है, चूँकि मैं रास्ते में थी इसलिए मुझे नहीं बताई गई। उसके बाद दिनेश खन्ना जी मन्नू जी के पास पहुँचे। जब ये पता चल गया कि हाँ मन्नू जी के पास कोई पहुँच गया है, तब वो घटना फिर सूचना दी गई। तो फिर जिस तरह से अपने मित्र थे हमारे सब लोग, अजय नावरिया, मैत्री पुष्पा जी, उन लोगों को मैंने सूचित किया एक एक करके, और फिर तो इतना बड़ा व्यक्तित्व था। तो वो रात हम लोग उनको जब वहाँ से अस्पताल से लेके घर पहुँचे, तो वो घर की स्मृतियाँ, उसी घर में हम लोगों ने इतनी शामें बिताई थी, इतनी बेबाक बिंदास शामें, लगता ही नहीं था कि, मतलब ऐसे लगता था जैसे किसी हम उम्र या अपने से भी कम उम्र के दोस्त के घर हम लोग मिलने जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, गोष्ठी में जा रहे हैं। ये कभी एहसास नहीं होता था कि हम अपनी उम्र से लगभग दुगने आदमी से, या वो हमसे 30 साल 40 साल बड़े आदमी से हम मिलने जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं लगता था। और उस दिन जब हम लोग उनको अस्पताल से घर लेके पहुँचे, तो एक, मतलब इतना भारीपन दिल दिमाग में, और एक भारीपन से ज़्यादा एक खला, एक खालीपन कि राजेंद्र जी चले जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा आगे। मतलब मुझे तो कुछ समय तक मैं ना तो सोच पाया ना लिख पाया। इसीलिए कितनी बारी होता है कि लोग कहते हैं कि सबने लिखा, आपने राजेंद्र जी के बारे में, आपके 3-4 साल का इतना उनके संग सानिध्य रहा, इतनी बातें आपकी हुई, अस्पताल में मैं कई बार उनके साथ रुका, बहुत बातें हैं। लेकिन उस रात ने इतनी चोट पहुंचाई कि संस्मरण तो छोड़िए, उनके बारे में जुड़े हुए सिलसिले तो छोड़िए, मैं अपना ही, मुझे मौत बहुत अलग तरीके से प्रभावित करती है। और इससे जुड़ी एक बात बताऊं कि वो जब मेरी कहानियाँ पढ़ते थे, तो वो एक बात के लिए मुझे जो टोकते थे, वो ये कहते थे, यार विवेक, तुम्हारी हर कहानी में ना कोई मर जाता है, ये मरना इतना ज़रूरी क्यों है? तुम देखो तो हनिया में इतने मर्डर होते हैं, और इसमें तो दोपहर जो उन्होंने कहानी चुनी शायद इसीलिए चुनी कि उसमें कोई मरता नहीं है। तो हमने कहा आपने ऐसी कहानी चुन ली इसमें मरता नहीं। बोले मरता क्या, आपने तो लाठी उसके सिर पे पड़वाई दी थी, वो तो उसकी किस्मत थी जो बच गया। तो वो मौत को बहुत खिलंदड़े अंदाज में लेते थे, कहते थे जिसको देखो मरा जा रहा है, मरनी इतनी जल्दी क्या है, यहाँ जी के काम करना चाहिए। और मैंने देखा था कितनी, किसी से कितना ही उनका जुड़ाव हो, अगर वो मर गया तो वो एकदम स्थिर हो जाते थे, कहते ना, मतलब दुखी नहीं होना है। तो ये होता था। तो उस रात जब उनको हम लोग ले के घर पहुँचे, तो मेरे जहन में वही चल रहा था कि यार विवेक, तुम्हारी घर कहानी में कोई मर क्यों जाता है, चला जाता है। आज मुझे लगा आज राजेंद्र जी चले गए, वो नहीं रहे। अब मैं अगर अगली किताब लिखूंगा उनके संस्मरणों की, तो उसमें ये भी लिखना पड़ेगा कि वो नहीं रहे, फिर उन्हीं की बात कि वो मर गए। और मैंने नहीं लिखा, एक छोटा सा संस्मरण लिखा जो हंस में उनके जाने के बाद छपा था, उनको याद करते हुए। वो शाम थी, इसलिए शायद आज तक उनके जाने के इतने साल बाद भी उनसे जुड़ी लोगों से जुड़े संस्मरण हैं, उनके कितने ही राज हैं जो कभी मन नहीं करता मेरा किसी से शेयर करने का। मुझे लगता कि नहीं, वो शायद मेरे साथ ही दफन होंगे। कितनी बातें हैं, क्योंकि साहित्य से निकलते हो, लेकिन जब आप किसी के इतने करीब पहुंच जाते हो कि वो आपसे बिल्कुल बेपर्दा होके अपने सुख दुख बांटने लगता है, तो फिर लिखने वाले की भी एक अपना सेंसर होता है उसके पास कि नहीं, जब आदमी ये बातें ना किसी से कहने के लिए हैं, ना सुनने के लिए हैं, और ना लिखने के लिए हैं, ये उसके और मेरे बीच की बात हैं, और ये उनके साथ ख़त्म हो गई कुछ बातें, और कुछ मेरे साथ रही आएंगी जब तक मैं हूँ, और मेरे साथ ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिखा। लेकिन हैं वो बातें हैं, कहीं ना कहीं किसी रूप में वो बातें कहीं किसी कहानी में आएँ तो आएँ। अमृता जी ठीक कह रही हैं कि वो शामें कभी ना भूलने वाले पल हैं, वो खालीपन फिर कभी नहीं भरा जा सकता। और सुबह तो सभी लोग पहुँचे। तस्लीमा जी आधी रात को जब उन्हें खबर मिली, तो भरत तिवारी के साथ तस्लीमा जी आधी रात के पहुँची। इतने लोग थे, मतलब इतना उन्हें चाहते थे कि लोगों ने सुबह का इंतज़ार नहीं किया। और रात के 12-1 बजे जब खबर पहुँची, तो 2:30-3 बजे से लोग आने शुरू हो गए, और तांता जो है 5-6 बजे तक लगा रहा। और ये रहा। तो शायद ये बात मुझे बाद में कहनी चाहिए थी, जो मैंने अभी कह दी, और इसने मुझे बहुत भावुक कर दिया। लेकिन फिर भी मैं उनके संपादकीय पे कुछ बातें करना चाहता हूँ कि उनके संपादकीय किस तरीके से उनके समकालीन बड़ी पत्रिकाओं के जो बड़े संपादकों की मैं बात कर रहा हूँ, उनसे अलग थे।
और उसका कारण क्या है आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी पत्रिकाएं उस समय थीं, सारी ही आप जोड़ सकते हैं। लेकिन उनसे जो सीखा जा सकता है वो मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। राजेंद्र यादव के संपादकीय और उनमें निहित जो विचार है, विमर्श और खुली चर्चाएं, आप ये देखना कि जैसे जैसे समय बीतेगा वो ज़्यादा महत्व की होती जाएगी, ज़्यादा बहस के केंद्र में होंगी, क्योंकि उनके मुद्दे जो थे वो केवल समकालीनता में सीमित नहीं होते थे, वो भविष्य के मुद्दे उठाते थे। आप ये देखें, दलित विमर्श जो आज है वो उन्होंने 20 साल पहले उठाए थे वो मुद्दे जो आज रिलेवेंट है। इसी तरह आदिवासियों के को लेके जो मैंने कहा कि जब मैंने सवाल पूछे और उन्होंने जो बेबाकी से जवाब दिए, अगर आप वो साक्षात्कार देखें कि वो आगे के डिस्कोर्स हैं, और उन्होंने यही कहा था कि नहीं, हिंसा की कोई जगह नहीं है। लेकिन आप भी बुंदेलखंड से आते हो, आपके बुंदेलखंड में तो नक्सल नहीं है, फिर डाकू क्यों होते हैं? क्योंकि रिबेल आप समाज में नहीं रोक सकते। जब तक इनइक्वालिटी है आप रिबेल नहीं रोक सकते। आप नक्सल रोक सकते हो, उसका नाम बदल सकते हो, आप फोर्सेस लगा सकते हो। जहाँ भी अनरेस्ट है, अनरेस्ट क्यों है? क्योंकि अनइक्वालिटी है, असमताएं जहाँ पे हैं, असमानताएं जहाँ पर हैं, दमन जहाँ पे है, वहाँ पे रिबेल होगा। ये समाज का नियम है। आप एक जगह प्रेस करेंगे तो उसका रिबेल होगा। और ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई, जबकि मैं खुद हनिया कहानी में लिख चुका था। उन्होंने कहा आप हनिया में देखिए, जो आप अपने हनिया कहानी में डाकू दिखाते हैं, और कोई कोई वो काल्पनिक नहीं है, वो हकीकत है बुंदेलखंड की। क्यों है? वहाँ तो नक्सल नहीं है। क्योंकि जहाँ पे भी आप दमन की राजनीति करेंगे, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे समाज के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, वो आएगा। तो उनके जो डिस्कोर्सेस थे वो फ्यूचर के डिस्कोर्सेस थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे जैसे उनके संपादकीय पुराने पढ़ेंगे वो ज़्यादा रिलेवेंट होंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, उनके संपादकीय किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंडा, उसके मैनिफेस्टो, उसके मैनुअल का ट्रांसलेशन नहीं होते थे। मतलब वो जनवादी थे, वो प्रगतिशील थे, लेकिन प्रगतिशील लेखक संघ हो चाहे जनवादी लेखक संघ हो, पहली बात तो वो किसी के पंजीकृत सदस्य नहीं थे। दूसरी चीज़ ये है कि वो किसी मैनिफेस्टो के ट्रैप में नहीं आते थे। कोई मैनिफेस्टो हो, कोई मैनुअल हो, उसका ट्रांसलेशन वो नहीं थे। वो किसी पॉलिटिकल एजेंडा के ट्रांसलेटर कभी नहीं बनते थे, बल्कि वो उसमें सेंध लगाते थे। और वो कैसे करते थे कि जिस विचार को मैं मानता हूँ, जो मेरा अपना विचार है, मान लीजिए मैं प्रगतिशील विचारधारा का व्यक्ति हूँ, तो वो अपनी आत्म आलोचना, अपने विचार की संस्थापना के लिए तो बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन अपनी आत्म आलोचना, अपने विचार की आत्म आलोचना, प्रोग्रेसिव प्रगतिशीलता क्या है? अपने ही विचार का शोधन है, उसे और रिफाइंड करना है, उसके और मनुष्यता के करीब ले जाना है। ज़्यादातर लोग ये नहीं करते हैं। बहुत अच्छे संपादक हुए उनके समय में, लेकिन ज़्यादातर कहीं ना कहीं आप देखें तो वो एक एजेंडा, एक मैनिफेस्टो, एक मैनुअल के ट्रांसलेशन भर है। उनकी अपनी एक टीम है, उनका अपना एक दायरा है। अगर आप उनकी बात सुनना समझना भी चाहें तो एक लिमिट के बाद वो आपको रोक देते हैं कि नहीं, वहीं रहो, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से उनके दायरे सीमित होते गए, संकुचित होते गए, वो लोग सिमटते गए। राजेंद्र जी धीरे धीरे करके अपना दायरा बढ़ाते गए। उसमें उन्होंने दलितों को, स्त्रियों को, आदिवासियों को, उन लिबरल लोगों को जो विमर्श में खुले दिल से हिस्सा ले सकते थे, उनको उन्होंने उसमें शामिल किया। वे समकालीन मुद्दों पर गहरी इतिहास की समझ और एक खुले लोकतांत्रिक विमर्श, एक डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स को जगह देते थे। और उनके जो संपादकीय वो उससे मिलके बनते थे। उनका कोई भी संपादकीय आप देखें आइसोलेशन में नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो किसी गुफा कंदरा में चले गए, या उन्होंने मसूरी में या किसी पहाड़ पे जाके कोई चिंतन किया और उनके कोई आत्मज्ञान हुआ और लिख दिया। वो दुनिया से लेते थे। जो घटनाएं सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, जो हमारा टेक्सचर है सोसाइटी का, उस सब को लेके, लोगों से जानकारी रख के, खुले में अपना विचार रख के, उनको ये कभी इसकी परवाह नहीं होती थी कि अपना विचार मैं इसे ओपन थ्रो कर रहा हूँ और इस पर मेरे को ट्रोल कर देंगे, या इस पर मेरे को, उस ज़माने में एक संपादकीय पे 3-3, 4-4, 5-5 महीने बहस होती थी, और असहमति के पत्र भी वो छापते थे और प्राथमिकता से छापते थे। तो ये बात उनके अंदर, जो मैं अगला पॉइंट कहने वाला हूँ, यही है कि उनमें अपने से अलग मत रखने वालों को सुनने का धैर्य था। अपनी आलोचना को, अपने विचार से असहमति को सुनने, उसे प्रमुखता से छापने का साहस था। यहीं पे, इसी पॉइंट पे वह अपने समकालीन तमाम संपादकों से बहुत अलग और आगे दिखाई देते थे। और जगहों पे और दूसरी पत्रिकाओं के संपादकों में ये बात बहुत कम थी।
विमर्श तो छोड़ दीजिए, कई पत्रिकाओं का नाम ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। विमर्श तो छोड़ दीजिए, अगर आप एक सेट कविता की या कहानी की परिभाषा या व्याख्या आपके आलेख में संपादक के विचार से अलग हो गई, आपसे नहीं मिलती है, तो आपका जो आलेख है वो अस्वीकृत हो जाएगा। जबकि हंस में ऐसा नहीं था। हंस में बिल्कुल उलट विचार छपते थे। कोई एक लेख छपा, कोई व्यक्ति उससे सहमत नहीं है, उसकी असहमति भी उतने ही सम्मान से उतनी स्पेस दे के छपती थी। आदिवासियों के मुद्दे पे विमर्श देखिए आप, हमारे तरुण भटनागर जी की एक कहानी छपी थी, घोटुल पे थी, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा। उस पे वो कहानी उन्होंने छापी, वो कहानी से असहमत थे कुछ बिंदुओं पे, उन्होंने उस कहानी को छापा। उस कहानी की जो असहमतियां थी उनको संपादकीय में लिखा, उसके ऊपर बहस चली, बाकायदे तरुण भटनागर जी जो कहानीकार हैं उनकी असहमतियां भी छपी, और वो जो डिस्कशन है वो लंबे समय तक चलता रहा। ऐसे ही बुद्ध के ऊपर उन्होंने बहुत लंबी एक सीरीज चलाई थी बुद्ध के विचारों पे, उस पे सहमतियां भी छपी, उस पे असहमतियां भी छपी। निर्मल वर्मा के लेखन पे बहुत उनके संपादकीय छपे, उन्होंने भी लिखा, उस पे सहमतियां भी छपी, असहमतियां भी छपी। और डेरोगेटरी, जिनको हम आज मानहानि के हद तक की असहमति जो होती थी वो होती थी। एक राजस्थान से एक सज्जन थे, वो हमेशा आलोचना में एक पत्र लिखा करते थे, तो उन्होंने तो उसका अपने लेख का नाम ही दिया था कि राजेंद्र यादव मरो घर खाली। इस तरह की, और उसको उन्होंने बाकायदे हंस के उसमें छापा, पत्र जो जो पाठक के पत्रों में छापा। ये जो साहस है, ये जो खुलापन है, ये बड़ी चीज़ है। इसी से मुझे एक संस्मरण याद आता है कि एक साइड किया, तो उसमें बर्बर राव, अरुंधति राय और गोविंदाचार्य और अशोक वाजपेयी जी शायद उसमें पैनल में थे, और एक व्यक्ति कोई और था, मैं नाम, हाँ, तस्लीमा नसरीन जी। ये 5 लोग थे। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि ये एक सहमत असहमत लोगों को आमने सामने एक लाके 31 जुलाई को जो प्रेमचंद जयंती पे जो होता है कार्यक्रम, हंस का वार्षिक उत्सव, उसमें वो समारोह में कार्यक्रम में था। आप ये देखिए कि अरुंधति राय जी जब ये पता चला कि वो आ रहे हैं, वो नहीं आई, कोई भी कारण बता के। बर्बर राव जी दिल्ली आ चुके थे, लेकिन किसी कारण बस उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं गोविंदाचार्य जी के संग मंच शेयर नहीं करूँगा। तस्लीमा नसरीन जी को पुलिस सिक्योरिटी की वजह से नहीं आने दिया गया, उनको रोक लिया गया, वो आई लेकिन लेट हो गई। तो साहब मंच पे केवल 2 लोग थे राजेंद्र यादव जी के अलावा, और वो थे अशोक वाजपेयी जी और गोविंदाचार्य और राजेंद्र यादव जी और संचालक। और इतनी अच्छी बातचीत हुई, इतनी अच्छी बातचीत हुई, तो वो सहमत और असहमत लोगों को एक विचार से, सहमत है कुछ लोग, असहमत है, दोनों को साथ ला के खड़ा कर देते थे। क्योंकि जो असहमत व्यक्ति है वो भी इसी समाज का ही हिस्सा है। अगर आपका एक हाथ में कोई बीमारी है और दूसरे हाथ स्वस्थ है, तो स्वस्थ हाथ ये नहीं करता कि जिसमें बीमारी है उस हाथ को काट देता है, वो उसे सहलाता है, उसका उपचार करता है, उसे समझाता है। ये एक विमर्श का तरीका है। लेकिन उस डिस्कोर्स में कुछ लोग उससे वॉकआउट कर गए, और फिर भी वो कार्यक्रम हुआ। और मुझे याद है कि अशोक वाजपेयी जी ने उस कार्यक्रम में बहुत अच्छे से कंक्लूड किया। उनके अपने अध्ययन की क्षमता कहें, उनके अपने स्मरण शक्ति की क्षमता कहें, उन्होंने दोनों विचारों पे बहुत अच्छे से बात की और कंक्लूड किया। और बाद में यही निष्कर्ष निकला कि दूसरे के सोचने, समझने और जीने की स्पेस को हम ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। इफ़ राइट, वी कैन नॉट बी दैट राइट कि आप लेफ्ट ख़त्म ही हो जाए, और लेफ्ट सो एक्सट्रीमली लेफ्ट हम इतने भी नहीं हो सकते कि राइट हमें दिखाई ही ना दे, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जिसमें सबके सोचने समझने की स्पेस बची रहे। ये वो करते थे, और ये उस बहुत बड़े कार्यक्रम में उसमें बहुत चर्चा हुई। राजेंद्र यादव की आलोचना हुई कि ऐसे पैनलिस्ट बुलाए जो वॉकआउट कर गए। बाद में तस्लीमा जी पहुंची और फिर उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। तो ये उनके डिस्कोर्स का हिस्सा था, और इसी सब घटनाओं से जो उनके आसपास चलती थी उनसे वो संपादकीय बनाते थे, उससे लिखते थे। कोई ऐसा नहीं था संपादकीय कि उन्होंने सोच लिया और वो उस पर अपनी एक एकेडमिक ऐसी चीज बहस चला रहे हैं जिसमें एक आम आदमी की कोई रुचि ही नहीं है। दूसरी चीज, उन्होंने वंचितों की आवाज़ को एक बड़ा स्पेस दिया। उसमें कई लोग उनसे नाराज हो जाते थे कि अरे ये तो बहुत कमज़ोर कहानी है, अरे इसमें तो ये नहीं है, शिल्प में कहाँ, भाषा में।
लेकिन वो एक चीज़ जानते थे कि जिस आदमी ने इतना बड़ा संघर्ष झेला है, जिस आदमी की पीढ़ी दर पीढ़ी उसने एक बहुत बड़ा संघर्ष झेला है, हो सकता उसके पास किसी बहुत बड़े रचनाकार की भाषा ना हो सकता शिल्प साधने में उसे भी वक्त लगे, लेकिन वो व्यक्ति जो कह रहा है, जो कंटेंट है, जो उसका अपना अनुभव है, वो आपके पास नहीं है। उसे आना चाहिए। अगर वो रॉ है, अगर उसमें कच्चापन है, रफनेस है, लेट इट बी। कोशिश करते थे कि उसे वो सुधारें, उस पर वो काम करते थे। मैंने 2-3 लोग ही देखे हैं जो दूसरे की रचनाओं पे इतना काम करते हैं। उसमें एक राजेंद्र यादव जी थे, एक हमारे कथाकार संजीव जी हैं जो दूसरे की कहानियों को बहुत शिद्दत से मतलब पढ़ते हैं। एक हमारे गौतम सान्याल जी हैं जो दूसरे की कहानी पे इतनी कोई मेहनत करता हो, ये मतलब अपनी कहानी पे तो सब करते हैं, लेकिन दूसरे की कहानी को सुधारने के लिए कोई जी जान लगा दे कि आप इसका अंत ऐसा कर दीजिए, आप इसमें ये रखिए, तो वो लोग काम भी करते थे क्योंकि वो जानते थे कि इसका अनुभव महत्वपूर्ण है। और इस तरह से उन्होंने उन वंचितों की आवाज़ को एक बड़ा स्पेस दिया। उन्होंने साहित्य में कलावाद को अलग रख के कंटेंट को तरजीह दी। जो कंटेंट है वो आपके अनुभव से आ रहा है, वो आपके अध्ययन से आ रहा है, वो आपकी कल्पनाशीलता से आ रहा है, वो उसको पकड़ लेते थे। यही कारण है कि ए गंगा तुम बहती हो क्योंकि उन्होंने इतना महत्व दिया। यही कारण है कि उन्होंने मेरी कहानियों को इतना महत्व दिया, क्योंकि उनको ये लगा कि बुंदेलखंड से जो व्यक्ति आ रहा है और बुंदेलखंड की जो निजता, जो वहाँ का लोकेल, जो वहाँ की भाषा, जो वहाँ की जातीय समीकरण जो ये ला रहा है, ये नया है और इसको स्पेस मिलना चाहिए। तो उन्होंने साहित्य में कला को साइड में रखा। वो जितना संवार सकते थे वो संवारी गई। कलावाद को अलग रख के कंटेंट को तरजीह दी। उनकी पत्रिका, उनका विचार, उनके संपादकीय एक बड़ी और खुली बहस को आमंत्रित करते थे। वो बहस को कंक्लूड करके क्लोज करने के वो नहीं रहते थे कि बस यही सही है और फाइनल हो गया। मैंने कई संपादकीय पढ़े। मैं अगर कहूँ तो मतलब चाहे वो कथा का हो, पहल का हो, नया ज्ञानोदय का हो, प्रभाव का हो, बहुत संपादकीय पढ़े। लेकिन विचार का आमंत्रण, अस्वीकृत असहमतियों का स्वागत और उसके बाद कहीं कंक्लूड ना करके एक ओपन एंडेड डिस्कोर्स जो है वो, क्योंकि घटनाएं तो बीत जाती हैं, लोग भूल जाते हैं, लेकिन डिस्कोर्स खत्म नहीं होता, डिस्कोर्स कंटिन्यू करता है। और जब एक और कंटेंट है कि जब डिस्कोर्स भी जब डिसॉल्व हो जाते हैं तब डिस्पर्सिबिलिटी जो होती है, उसका जो प्रसार है, भाव का जो प्रसार है, वो अनंत है। जो फीलिंग्स हैं, जो भाव है, जो महसूस आप करते हैं, उसका जो अनुभव है वो अनंत विस्तार में जाता है, जहाँ पे डिस्कोर्स भी नहीं पहुँचते। तो वो उस लेवल तक उस चीज़ को ले जाते थे। वह अपनी गलती को मानना, उसे सुधारना जानते थे और कई जगहों पे ऐसा नहीं था। इसलिए हंस की जो स्वीकार्यता है वो उन पाठकों के बीच भी है जहाँ वैचारिक असहमतियाँ थी। इसीलिए हंस के इतने पाठक थे। इसीलिए आप आज हंस के पुराने अंक भी डाउनलोड करके लोग पढ़ते हैं, पुराने अंकों के उनके संपादकीय भी पढ़ते हैं और उन्हें कोट किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि असहमति की बीच में भी वो एक रास्ता निकालते थे जिसको जीवन का रास्ता कहते हैं, क्योंकि जीवन कभी केवल कोरे एकेडमिक डिस्कोर्स से नहीं चलता है। जीवन भावनाओं से चलता है। आप मुझसे लाख इम्प्रेस होइए, अगर आप मेरी कोई बात आपके दिल को नहीं छुएगी तो उस डिस्कोर्स में आपका कोई रुचि नहीं रह जाएगी थोड़ी देर के बाद। तो इस तरीके से, इसी तरह जो अब उनका जो तीसरा पक्ष है जो उनकी कहानियों का है, कि मैंने कहा कि उनको कविताएं उन्होंने शुरुआत में लिखी, उनको गज़लों का बहुत शौक़ था और आप विश्वास नहीं मानेंगे वो इतने बड़े कथाकार हैं, इतने अच्छे कहानीकारों में उनकी गिनती शामिल है और नई कहानी आंदोलन के मतलब अग्रज कहें, लीड करने वाले लोगों में वो थे। लेकिन जब उनको अपनी बातचीत में कहनी होती थी, संवाद में, तो वो शायरी का इस्तेमाल करते और शायरी का इस्तेमाल करते थे, संस्मरणों का इस्तेमाल करते थे। और सबसे बड़ी बात जो है कि बोझिल से बोझिल क्षण में वो अपने अंदर का जो विट है, ह्यूमर है, ठहाका लगाने की जो उनकी शक्ति है, उसे नहीं छोड़ते थे। मैंने कितनी बार देखा, उनकी सर्जरी होनी थी, उनका शुगर बढ़ी हुई थी और वो बहुत दिनों तक नई सर्जरी की डेट नहीं मिल पा रही थी, तो वो ऐसे दुख के क्षण में भी कि 7-8 दिन से अस्पताल में पड़े हैं,
लेकिन वो उनका जो विट है, ह्यूमर है और उनके जो हंसी के ठहाके हैं वो अद्भुत थे। और ऐसी छोटे हल्के कई कई क्षण ऐसे आते थे कि जब वो बहुत लंबी बीमारी के बाद घर वापस आए तो लोगों ने कहा कि आपका जन सम्मान किया जाएगा, और बहुत मीडिया वगैरह सब कुछ तैयार हुआ और उनके अपार्टमेंट के अंदर ही एक स्टेज लगाई गई और उनको व्हीलचेयर पे लाया गया, स्टेज पे बिठाया गया और पूरी निगरानी थी कि कोई गड़बड़ी ना हो। और जैसे ही कई कैमरे थे, कई मीडिया था, कई तरह का मीडिया था और सब लोग लाइव थे और उन्हें कवर कर रहे थे। और एक बच्चे जैसी शरारत उनके अंदर थी, एक रिबेल उनके अंदर था और पता नहीं कहाँ से वो अपने कमरे से निकल के मंच तक आने के बीच किसी, उनके मित्र बहुत थे और जो काम को डॉक्टर मना कर दे, परिवार वाले मना कर दें और वो काम उन्हें अगर करना है तो उनके पास ऐसे मित्र मंडली थी कि वो उनको वो काम संभव करा देती थी। उस व्हील चेयर पे अपने घर से, फ्लैट से निकल के उस उनके अपार्टमेंट के अंदर ही मंच लगाया गया था। उस मंच तक आने में किसी व्यक्ति से वो मिले और उन्होंने कोई चीज़ मांगी और उन्हें मिल गई। और जैसे ही मंच पर उन्होंने बोलना शुरू किया, नाम्बर जी मंच पे थे, कृष्णा सोबती जी मंच पे थी, कृष्णा सोबती जी को हम ही लोग लेके आए थे। और तो कृष्णा सोबती जी थी, नाम्बर जी थे और बहुत सारे बड़े साहित्यकार थे, हम लोग भी उसमें थे, संजीव जी के साथ हम लोग भी जुड़े हुए थे। और जैसे ही कैमरा शुरू हुआ, अचानक से राजेंद्र जी के पास पता नहीं कहाँ से एक सिगरेट आई और राजेंद्र जी ने वो सिगरेट लगाई और उसको सुलगा लिया। अब सबको पता है कि नेशनल चैनल पे, नेशनल टीवी पे लाइव स्मोकिंग नहीं जा सकती है और जब तक कैमरा कट 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 होता तब तक वो 2 कश लगा चुके थे। और उसके बाद जब उनसे पूछा गया, सब बोले, नाम्बर जी थोड़ा सा बोले हंसते हुए, कृष्णा सोबती जी बोली उनके लिए। जब उनसे कहा गया कि आप बोलिए तो उन्होंने कहा मैंने बोल दिया इन द सेंस कि आई केयर अ डैम। अगर तुम लोग जो नियम, जो कानून बनाते हो, इनमें अगर खुलापन नहीं है, इनमें अगर आपके एक कोड ऑफ कंडक्ट में एक असहमति की गुंजाइश नहीं है तो इन डिस्कशंस का कोई मतलब नहीं है। और ये बड़े बोल्डली वो उनका वो एक स्टेटमेंट होता था। तो इस तरह से वो काम करते थे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें उनकी हैं कि जब उनको कहा गया कि सिगरेट, उनको मना हो गई आखिरी दिनों में बिल्कुल भी, तो कहते थे कि सिगरेट नहीं पीनी, तो उसने कहा कि नहीं, सिगरेट बिना नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा फिर केवल 1 सिगरेट आप पी सकते हैं। डॉक्टर ने कहा ठीक है, मैं 1 सिगरेट पीता हूँ। तो एक दिन हमने देखा उनके, उसने, किशन ने मुझे बताया कि वो तो 2-3 बार सिगरेट पीते हैं दिन में। तो मैंने कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं, आपको डॉक्टर ने बोला कि आपको सिगरेट नहीं पीनी है, बिल्कुल नहीं पीनी है, और लंग्स काफ़ी डैमेज थे उनके। तो उन्होंने कहा कि, डॉक्टर ने कहा कि 1 सिगरेट मैं पी सकता हूँ। तो मैंने कहा एक है, आप तो, किशन बता रहा कि आप सुबह भी पी रहे थे, शाम भी पी रहे थे और रात में फिर पी रहे थे। तो उन्होंने एक अद्भुत बात बताई। उन्होंने कहा देखो 1 सिगरेट है, मैं इसको जलाता हूँ, 2 कश पीता हूँ और बाद में इसको कैंची से काट देता हूँ। और इस तरह से मैं डॉक्टर की बात भी मान रहा हूँ कि मैं 1 ही सिगरेट पीता हूँ, लेकिन मैं 3 बार सिगरेट पीता हूँ। फिर सिगरेट जलाई, 2 कश लिए, फिर उसको कैंची से काट दिया। तो एक बच्चे जैसी एक मतलब कहें कि शरारती एक बच्चा उनके अंदर हमेशा से था और वो उनका विट एंड ह्यूमर था। ऐसी ही एक बहुत हल्की बात है, हल्की फुल्की बात है कि एक बार वो मैक्स साकेत में एडमिट थे, उनका ऑपरेशन होने वाला था और मैं भी उनसे मिलने गया था, रचना जी भी थी और सब लोग थे। और अचानक वहाँ पे भी यही हुआ कि जो बिल्कुल नो स्मोकिंग जोन है, वो प्राइवेट वार्ड में एडमिट थे और कोई व्यक्ति उनको जाके उन्होंने मंगा ली और वो सिगरेट वहाँ ले आया। और जैसे ही उसको सिगरेट ले आया तो उन्होंने वो सिगरेट जला ली और 2-1 कश ही लिए होंगे कि वहाँ पे जो एंटी स्मोकिंग का लगा हुआ था, उसने वो स्मोक कैच करके वहाँ अलार्म बज गया कि धुआं कहीं से आ रहा है। अच्छा, ये बात वो समझ गए कि मैंने पी तो ये अलार्म बज गया है। और एक सज्जन उनसे मिलने आए हुए थे, उनसे कहा कि आप एक काम करेंगे, ये सिगरेट ज़रा बाथरूम में जाके उसमें कमोड में डाल के फ्लश कर दीजिए। और वो अपना सिगरेट लेके बाथरूम की तरफ जा ही रहे थे, तब तक टीम बाहर से आ गई और उसने कहा कि आपको पता नहीं है कि यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है। तो जो व्यक्ति बेचारे फेंकने जा रहे थे वो पकड़े गए और राजेंद्र यादव जी ने बड़े प्यार से कहा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ने माफ़ कर दीजिए, ये पहली बार आए हैं, इनको पता नहीं था कि यहाँ स्मोकिंग अलाउड नहीं है। और हम सब, मतलब जो लोगों को नहीं पता था, मैं बाहर था, जब अंदर आया तो वो कहते रह गए कि नहीं मैं नहीं पी रहा था। लेकिन डॉक्टर तो ये बिलीव करेगा कि नहीं, जिसका 1 दिन बाद ऑपरेशन होने वाला है और वो स्मोक कर रहा होगा। और बेचारे वो सज्जन पकड़े गए और उन्होंने सॉरी बोला डॉक्टर से कि सर सॉरी, मैं नहीं
पीऊँगा। अब बाद में उन्होंने मुझे बताया कि देखिए मैं तो केवल लेके उसको फेंकने जा रहा था। तो ऐसी मतलब बड़ी बातें, बड़ी मासूमियत से वो ऐसे कमाल करते थे और उनकी बहुत छोटी-छोटी बातें इस तरह से हमें हमेशा याद आती रहती हैं। और इसीलिए उनकी लोग कहते थे कि वो कविता विरोधी थे। नहीं, कविताएँ बहुत कोट करते थे, दिनकर को बहुत कोट करते थे, बल्कि उनका तो वो टाइट शीर्षक ही उनके उससे लिया। और गालिब को बहुत कोट करते थे, बड़े बड़े शायरों को उनके ज़ुबान पे उनके शेर हुआ करते थे। और कविता में बहुत रुचि थी, कहानियाँ लिखी, उपन्यास सब जानते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि उनकी कहानियाँ भी आज एक ऐसे स्तर पे थी कि आने वाले समय में वो ज़्यादा रिलेवेंट होंगी, क्योंकि वो जितना बोल्ड लिख रहे थे उतना बोल्ड वो समय नहीं था। आप चाहे उनकी लक्ष्मी कैद है पढ़ें, चाहे वो लक्ष्मण रेखा पढ़ें या दूसरी कहानियाँ पढ़ें, उन कहानियों में आपको एक वैचारिकता और उसकी जो मैच्योरिटी है, जो ह्यूमन रिलेशंस की जो इंटेंसिटी है, जो उसके कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो बहुत मैच्योर लेवल के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हमारे यहाँ बहुत ग्रॉस लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट्स डिस्कस होते हैं, जो डिस्कोर्सेज होते हैं वो बड़े लाउड होते हैं, बहुत सटल डिस्कोर्स उनके उसमें आते थे। जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे वो उनकी कई लेयर्स होती थी, और ख़ास तौर से संबंध, स्त्री पुरुष संबंधों पे जो वो बात उनकी होती थी। और स्त्री पुरुष संबंधों में केवल प्रेम नहीं, केवल ईर्ष्या नहीं, शक, उनकी कई कहानियों में जो एक जो शक का है, जो डाउट का एलिमेंट है, वो बहुत तीक्ष्णता से आता है। कि दो लोग हैं जो बहुत शिद्दत से एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, उनको संदेह है एक दूसरे पे, और वो संदेह किस तरह से उन्हें खाता जाता है। वो भाव मैंने कहीं और इतनी डेप्थ में, इतने गहराई से नहीं देखा। ये उनकी कहानियों में ये बात आती थी। और एक कहानी में एकदम से नाम नाम भूल रहा हूँ, जिसमें वो एक कलकत्ता जाता है व्यक्ति और अचानक से अपनी पत्नी के पुराने मित्र से मिलता है। और जब मित्र का बच्चा स्कूल से आता है तो वो देखता है कि इस मित्र के बच्चे की शक्ल मेरे बच्चे से हूबहू मिलती है। और उसको बस उसके मन में एक कहानी शुरू होती है, कहानी बाहर चल रही है, कहानी भीतर चल रही है, और उसको संदेह होता है कि लगता कि नहीं। और कुछ देर बाद ही उसको ये विश्वास हो जाता है कि जो मेरे घर पे मैं पीछे अपनी बीवी और अपना बच्चा छोड़ के आया हूँ वो बच्चा मेरा नहीं है। और बस वो ख्याल आते ही उस व्यक्ति की, जो अभी तक बहुत खुश था, उस परिवार में मेहमान बन के गया था, वहाँ पर उसको सब कुछ बुरा लगने लगता है। और वो एक डाउट कैसे एक व्यक्ति के रिश्ते को, उसके व्यक्तित्व को ख़त्म कर देता है, एक संदेह का एक जरा सा बीज, वो बहुत गहराई से, मैं समझता हूँ बहुत मेच्योरिटी से वो उसको उन्होंने हैंडल किया। और ऐसी कई चीज़ें उनकी हैं। एक उपन्यास उनका अधूरा छपा रह गया, उसको दृश्यांतर में अजीत राय जी ने शुरू किया था, उसके कुछ अंश मैंने पढ़े थे, उसमें भी यही था कि कैसे व्यक्ति एक संदेह के घेरे में एक छोटा सा शक उसके जहन में बीज पड़ता है, और वो कितना बड़ा पेड़ बनता जाता है, और कैसे उसके आसपास का सब कुछ एक ऐसी चीज़ से नष्ट होता है जो दरअसल है ही नहीं। तो वो ऐसे कथाकार थे। उनकी लेवल का मैच्योरिटी मैं समझता हूँ कि अगर वो कहानियाँ बांग्ला में, मराठी में, अंग्रेजी में जब अनुदित होंगी, फ्रेंच में, जर्मनी में, तो वो किसी भी विश्व स्तरीय कहानी के साथ खड़ी होती हैं। उनके भीतर का कथाकार एक बड़ा और भविष्य का कथाकार था। उनकी कहानियों की रिलेवेंस आज नहीं, आज से 20-30 साल बाद बढ़ेगी। और जो अपने समकालीन कहानीकारों के बीच में उन्हें रख के कहा जाता है कि नहीं संपादक तो बड़े थे लेकिन कहानी में नहीं थी, माफ़ कीजिए, उन कहानियों की जो डेप्थ है, जो मैच्योरिटी है, वो मैच्योरिटी के आलोचना में टूल उस समय नहीं थे। और ना ही सारा पाठक वर्ग उस तरह से उन कहानियों को उस तरह से लेने के लिए तैयार था। जब समाज उस तरह से उन घटनाओं को लेने के लिए, स्त्री पुरुष के संबंधों को उतने खुलेपन से देखने के लिए तैयार होगा, तो आप पाएंगे कि उनके समकालीनों से उनकी कहानियाँ कई मील आगे खड़ी हुई। और इस पर बात होगी, हम लोग के सामने होते रहते होगी तो होगी, हम भी शामिल होंगे, और नहीं होगी तो हम लोग के बाद होगी, लेकिन वो बात होगी। और आज मैं यही कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि राजेंद्र यादव भुला दिया जाने वाला नाम नहीं है, ना एक कहानीकार के तौर पे, ना एक उपन्यासकार के तौर पे, ना एक संपादक के तौर पे, और ना एक व्यक्ति के तौर पे। एक जो सबसे बड़ी बात उनके अंदर थी कि इतना बड़ा व्यक्तित्व होते हुए भी, इतना सारा उनका कृतित्व होते हुए भी, आप जब भी उनसे मिलेंगे तो वो कभी नहीं बताते थे कि वो क्या लिख रहे हैं,
वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या योजना है। वो आपसे पूछते थे कि तुम क्या लिख रहे हो। मैंने बहुत बड़े बड़े लेखकों के संग बहुत समय बिताया है, उनसे बहुत सानिध्य मिला है, लेकिन उनके पास अपना कुछ इतना होता है कि वो भूल ही जाते हैं कि जो ये एक युवा व्यक्ति आपसे आया है, ये कुछ शेयर करना चाहता है, इसके मन में कुछ है, पूछना चाहता है, कुछ डाउट्स हैं। राजेंद्र जी से मैंने इतनी मुलाकातें हुई, उनका अपना जो निजी लेखन है वो उसको सेक्रीफाइस करते थे, उसका बलिदान दे के वो आपके लेखक की चर्चा करते थे। हम लोगों से हमेशा उनका ये प्रश्न होता था, आजकल क्या लिख रहे हो, क्या लिखा, सुनाओ, नहीं अभी पूरा नहीं हुआ, कच्चा सुनाओ, आइडिया है नहीं अब आइडिया ही सुनाओ। तो वो दूसरे के आइडिया को उसके फर्स्ट ड्राफ्ट तक को सुनने के, आज ये बात आपको साहित्य में कहीं नहीं मिलेगी। आज साहित्य में आप देखिए संपादक हैं, बड़े बड़े संपादक हैं, वो रेडीमेड चीज़ छाप देते हैं, अच्छी चीज़ लिखिए संपादक छाप देगा, आप सेलिब्रिटी बन जाइए, अगर प्रकाशक को पता है कि आपका नाम किसी और वजह से भी हो गया है, वो आपकी किताब लेके छाप देगा। कोई ऐसे व्यक्ति को प्रकाशित करने को तैयार नहीं है कि जिसके अंदर संभावनाएं हैं, जो अच्छा लिखता है लेकिन उसका आज नाम नहीं है, वो गुमनाम आदमी है। एक चीज़ जिसमें संभावना है, जिसके पास कंटेंट है लेकिन उसका शिल्प और भाषा में वो स्ट्रगल कर रहा है, उसको उसकी कहानी पे काम करके उसको एक लेखक। तो राजेंद्र यादव जो था, जो एक नाम है, वो वह लेखक से उसकी क्षमताओं को भांप कर उसमें उसका बेहतरीन लिखवा लेते थे। उसके लिए बहुत मतलब यत्न करते थे, बेहतरीन मिल जाए तो उसे छापना आसान है, बेहतरीन लिखवा लेना एक अलग क्वालिटी होती है संपादक की। तो वो लिखवा लेते थे, वह कहानी नए एंगल, नए कंटेंट और उसकी विश्वसनीयता को तरजीह देते थे। उनको लगता था कि हाँ ये एक अनबिलीवेबल जैसी चीज़ आई है और ये अभी तक कहानी में नहीं थी, ये नया कुछ जोड़ रहा है अपने कथन से, कथ्य से, तो वो उस कहानी का स्वागत करते थे। अगर कोई कहानी नई बात कहती है और अपने शिल्प में या भाषा में कहीं कमज़ोर है, तो बाकायदे वो उस पर काम करते थे, सुझाव देते थे, लेखक से कई ड्राफ्ट करवाते थे। इस तरह हंस में कहानी की, मैं कहूँ कि हंस के जो योगदान है, एक हंस में एक सतत कार्यशाला चलती रहती थी। ऐसे लगता था कि वो हंस केवल कहानियाँ इकट्ठी करके छाप नहीं रहा है, बल्कि वहाँ पे एक वर्कशॉप है जो चल रही है, उन पे बात हो रही है, कहानियों पे बहस हो रही है, बुराई हो रही है, उसकी अच्छाई बताई जा रही है। तो एक सतत कार्यशाला चलती थी जिसमें कई नई पीढ़ियाँ धीरे धीरे आकार लेती थी। और मैं आज देखता हूँ कि जो इस समय 3, 4 या 5 पीढ़ियाँ एक साथ रचनारत हैं, उनमें अधिकांश लोगों की जो मेकिंग है वो हंस के थ्रू है। आप उदय प्रकाश, संजीव, शिवमूर्ति, मैत्रेय पुष्पा से लेके हमारी पीढ़ी से अभी जो इनको हंस कथा सम्मान इस साल दिया जा रहा है, बिल्कुल नई लेखिकाएं, वहाँ तक अगर आप आते हो, प्रकृति करियती से लेके बिल्कुल जो युवा लोग हैं, नए लोग हैं, उन तक की पीढ़ी के निर्माण में तो एक संपादक, एक बड़ा एक साहित्यिक पत्रिका का ये बहुत बड़ा योगदान होता है कि वो पत्रिकाएं और पत्रिकाओं की तरह वो रेडीमेड लेखकों को नहीं छापती थी। आज मैं कहानियाँ लिखता हूँ, सबको मालूम है, मैं कहानी लिख लूँगा, कोई भी कहीं भेजूँगा, वो छप जाएगी। लेकिन लेखक बनाना, वो वह लेखन और लेखक को तैयार करते थे, अपनी भाषा के लेखन को और उसके लेखकों को तैयार करते थे। यह एक भाषा और विधा के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम कहें कि हिंदी कहानी खत्म हो रही है, हिंदी भाषा खत्म हो रही है, अब कहानियाँ नहीं लिखी जा रही है, आसान है कहना भाई। जब हम लोगों ने कहानी लिखनी शुरू की तो ऐसे बहुत सारे डिस्कोर्स होते थे कि ये कंटेंट जो है या ये इस विषय पे हिंदी में कोई कहानी नहीं। ये कहना आसान है, जिन लोगों ने लिखा उन्होंने वो विषय लिखा जो उनको प्रभावित करता था, प्रेरित करता था। आपको लगता है कि अगर इस विषय पे कहानी नहीं तो आप लिखिए, आप जोड़िए उसमें। और ये भाप के वो संभावनाएं भाप लेते थे कि हाँ ये लेखक लिख सकता है, वो विषय के करीब तक जाते थे और उससे जोड़ देते थे कि देखो तुम इस पर लिख सकते हो। रहस्य कल्पना विशेषांक उन्हीं की जो अवधारणा थी, जिस पर बाद में गौतम सान्याल ने पूरा विशेषांक निकाला हंस का, जिसमें पंकज सुबीर की कहानी थी, मेरी कहानी थी, तो बाकायदा ऐसा रहस्य कल्पना विशेषांक में निकाला। नरेंद्र नागदेव जी की कहानी थी जरा तंबाकू देना, वो डाकुओं पे थी, ठगों के ऊपर वो इतनी खूबसूरत कहानी थी और वो उन्होंने लिखवाई, कह के लिखवाई, वो पूरी सीरीज़ चलाई। जासूसी के लेखकों पे पूरी सीरीज़ चलाई। अंतर्राष्ट्रीय कहानियों के, विभिन्न भाषाओं की कहानियों के अनुवादों को उन्होंने प्रमुखता से छापा, जिनमें उनसे जुड़े डिस्कोर्स आ रहे थे, जो बात वो करते थे। तो इस तरह से एक बड़ा मंच हंस के माध्यम से हमारे सामने रखते थे और उसके पीछे उनके अपने व्यक्तित्व का खुलापन था। इसीलिए मैं कहता हूँ, हमेशा मैंने कहीं लिखा भी है कि राजेंद्र यादव ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे एक फ्रेम में बांधा जा सके। उनके ऊपर आप कोई रेडीमेड अगर फ्रेम बिठाना चाहेंगे वो नहीं बैठेगा, वो बाहर निकल जाएंगे।
और वही उदाहरण मैंने दिया कि जब सब सम्मान कर रहे हैं, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, वो लाइव कैमरे के सामने एक सिगरेट जला देते हैं। वो सिगरेट नहीं है, वो एक चिंगारी है कि तुम मुझे इस तरह से एक फ्रेम नहीं कर सकते हो कि फिनिश्ड राजेंद्र यादव बीमार हैं और ये उनका अंतिम कार्यक्रम है या फला, ऐसा नहीं कर सकते। जिस दिन उनका देहांत हुआ 28 तारीख को, उसके ठीक 2 दिन पहले दृश्यांतर पत्रिका का एक समारोह था, उसमें वो आए, बैठे, बोले। और आप को मैं बताता हूँ कि वो दृश्यांतर पे बोले, अजीत राय जी के संपादकीय पे बोले, और एक छोटी सी पत्रिका मैंने और सुशील सिद्धार्थ ने शुरू की थी मंच से, नामवर जी की उपस्थिति में। उन्होंने कहा कि एक पत्रिका है जिसके 2 अंक मैंने पढ़े हैं और बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है और बहुत अच्छा कंटेंट इन्होंने लिया, उसका नाम था दूसरी परंपरा। तो इस तरह बहुत छोटी चीज़ को बहुत बड़े मंच से हाईलाइट करके रख देना, ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा थी। ऐसा ही एक और कार्यक्रम था जब उन्होंने हम लोग की पीढ़ी के कहानीकारों का जिक्र करते हुए हम लोग की कहानियों के बारे में बोला था, जबकि वो कार्यक्रम मेरी कहानियों का नहीं था। तो इस तरह से वो नए लेखकों को पकड़ना, उन्हें समझना, उनको बाकायदा घेर के उनकी क्षमताओं से बेहतर, जैसे एक अच्छा डायरेक्टर होता है ना, एक अच्छे एक्टर से एक अच्छा डायरेक्टर वो करवा लेता है शायद जो अपनी सोच में वो नहीं कर सकते, उन्हें लगता कि ये मेरी सीमा है, तो वो आपको सिखाते थे कि एक लेखक के तौर पे आप अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कैसे कर सकते हैं, आप उन सीमाओं से बियॉन्ड कैसे जा सकते हैं, क्योंकि वो खुद जाते थे। वो कोई मतलब ही वॉज ऑर्डिनरी मैन इन द बिगनिंग। एक व्यक्ति जिसको साइकिल चलाना पसंद हो, हॉकी खेलना पसंद हो, और अचानक से उसके पैर में चोट लग जाए और उसके दोनों प्रिय काम उससे छूट जाए, तब वो साहित्य में चुनता है। वो शुरू से 14 साल से पहले बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी। और इतना पढ़ना और अध्ययन, गजब का अध्ययन, इतना अध्ययनशील व्यक्ति। और उनकी जो एक निजी बात जो है कि वो अपना बहुत जल्दी 10 बजे सो जाते थे या कहते थे कि बस अब ख़त्म, मुझे आराम करना है। उनका एक दिनचर्या थी कि वो रात में 3:30-4 बजे उठ जाते थे। 1-1.5 घंटे पढ़ने के बाद वो दोबारा से अपना वो थोड़ा आराम करते थे, फिर आगे जाके तैयार होते थे। तो जो उनका वो जो सुबह के समय का 1.5-2 घंटे का अध्ययन का समय था, वो उनसे कोई नहीं छीन सकता था। बाकी सब कुछ बदल सकता था। रोज़ उनको जितना पढ़ना है वो उतना अवश्य पढ़ते थे। ये बात उनसे सीखने वाली है, और शायद उनसे मिलने से पहले मैं इतना पढ़ता नहीं था, पढ़ता भी था तो इतनी गंभीरता से मैं नहीं पढ़ता था। और पढ़ने के बाद अपनी राय कायम करना, वो कहते थे कि चाहे तुम्हारी समीक्षा या आलोचना छपे ना छपे, लेकिन एक किताब पढ़ के अगर आपके मन में कोई विचार नहीं हुआ, कि आपने सोचा नहीं कि इसका कैसा महसूस कर रहे हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका पढ़ा हुआ अधूरा है। तो ज़रूर थोड़ा समय दीजिए, जो एक किताब आप पढ़ रहे हैं, कहानी है, उपन्यास है या कथितर गद्य है, कि इस किताब ने आपको क्या दिया है, आपके जीवन में क्या जोड़ा है। ये बात हम लोगों ने उनसे सीखी। बहुत बातें हैं उनसे जुड़ी हुई, और हर दिन जब भी कुछ पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में वो रहते हैं, याद आते हैं। उनकी स्मृति को सादर नमन करता हूँ, और उनकी रिलेवेंस बनी रहे। कभी मैं अपने ही भीतर के उस अवसाद से उबर पाया जो उनकी मौत के दिन मुझे मिला था, और जो मैंने आज भी संजो के रखा है दर्द अपने भीतर, तो मैं लिखूँगा, कोशिश करूँगा कि लिख सकूँ उसमें। हालांकि तमाम ऐसी बातें हैं जो कई जगह टकराती हैं, कई जगह मिलती हैं, कटती हैं, कई तरह के सुख दुख और विरोधाभास हैं उन बातों में, लेकिन फिर भी बातें तो हैं, और जितनी कही जा सकती होंगी किसी को आहत किए बिना, उतनी कभी कहने की कोशिश करूँगा, हिम्मत करूँगा। आप सब ने सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।